नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है। जेडीयू प्लस बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सभाएं होने लगी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं, तो सभी तैयार हैं। इस बार टारगेट रखा गया है 40 में से 40 सीट जीतेंगे। लेकिन परिवारवाद पे काफी हमलावर थे नरेंद्र मोदी। आपको याद है जन विश्वास महारैली में पटना के गांधी मैदान में, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, भीड़ तो काफी थी। जो तस्वीरें पूरी देश ने देखी। हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी मौजूद हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लक्ष्मण यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। बिहार की तस्वीरें आपने सबसे पहले देखी थी रविवार की, जो जन विश्वास महारैली की तस्वीर थी, पूरे देश ने देखी है। आपने देखी और लालू यादव का आपने सुना था। जी, बहुत शुक्रिया लाइव सिटी के सभी लोगों का। आलोक जी, बाकी राजनीति, चुनाव, रिजल्ट, ये सब तो अंतिम परिणाम जब आता है तब इस पर बात होती है। लेकिन चुनाव लड़ा कैसे जाए और उस लड़ाई के बीच में जब विपक्षी दलों की तरफ से चौतरफा अधिकांशतः निराशा का माहौल हो, उस रैली ने आशा का संचार किया, उम्मीद भरा है। इसलिए जो भी थोड़ा भी सजग नागरिक है वो बखूबी उस रैली को देखा होगा, समझा होगा। 35-36 साल का एक नौजवान कैसे पूरे बिहार का एक जन नेता बनने की कोशिश कर रहा है और कामयाब कोशिश कर रहा है। कोशिश तो अ, कर रहे हैं, लेकिन विधायक भी तो उनके टूट रहे हैं। वो कह रहे हैं जन विश्वास, विधायकों का विश्वास उन पर है नहीं, विधायक टूट रहे हैं। कांग्रेस के विधायक नहीं, टूट रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि जो सवाल है ये वो सवाल है कि जो सत्ता में है, दिल्ली की सत्ता में, उसने यूपी के विधायक तोड़ लिए। सोचिए कि जो 400 पार का नारा दे, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करे, कौन नहीं जानता है कि विधायक कैसे टूटते हैं। अब विचारधारा के नाम पर जो विधायक जुड़े हैं, वो नहीं टूटेंगे, जो आंदोलन से निकले हैं, जो विचारधारा से जुड़े हैं। और वो नहीं टूटेंगे जो कहीं कोई फाइल किसी की दबी ना हो। तो कौन तोड़ता है, सवाल उस पर होना चाहिए। कोई पुराना मुकदमा खोल दो, किसी का कोई कुछ भी बना लो, किसी को धमका दो और किसी को लालच दे दो कि वहां क्या मिल रहा है, जयंत चौधरी की तरह आ जाओ, मंत्री बन जाओ और उसके बाद फिर सिक्योरिटी मिल जाएगी, पैसा ले लो, पद ले लो, बंगला ले लो। तो यूपी में भी वही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। तो विधायक कोई, जितने कमिटेड विधायक हैं, जितने वैचारिक विधायक हैं, वो सब एक साथ हैं। तो उस रैली ने भी एकजुटता का पैगाम दिया। उस रैली के बाद जो परेशान लोग हैं या उससे परेशान लोग हैं, अब की बार 400 पार या बिहार में 40 सीटें एक साथ जीतना था तो नीतीश कुमार की जरूरत क्यों थी? अच्छा मौका था, बीजेपी ये कहती कि हमारे मोदी जी इतने बड़े चेहरा हैं, इतने ताकतवर चेहरा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक तरफ सब रहेंगे और अकेले मोदी जी को हरा देंगे, कितना अच्छा होता। बिहार में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होता, केंद्र में सरकार भी बीजेपी की होती। नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए पड़ी कि बीजेपी हताश है, परेशान है और खरीद रही है विधायकों को। कौन नहीं जानता कि लालच से, डर से ये सारी तोड़ी जाती हैं पार्टियां। लालू जी के भाषण की जहां तक आपने बात पूछी, उस भाषण का तो एक ही मर्म कहूंगा, हमला जहां हुआ था वो तिलमिला देने वाला था, इसलिए दूसरा पॉइंट पकड़ लिया गया। आपको याद है आलोक जी, जिस दिन बिहार विधानसभा में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए थे, बहुत क्रांतिकारी फैसले लिए गए थे, उस दिन उस पर चर्चा न हो तो एक कमजोर चीज पकड़ ली गई कि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी या खराब भाषा में अश्लील टिप्पणी कर दी। तो पूरे देश की बहस किस पे हुई? उस बयान पर, जबकि होनी किस पे चाहिए थी कि बिहार में वो क्रांतिकारी बदलाव क्या हुआ। ठीक उसी तरह से लालू जी के बयान को आप देखिए, उन्होंने कितना कठोर सवाल पूछा। जो सनातन हिंदू होने की परिभाषा है, उस परिभाषा में परिवार और उसके संस्कार में जो हिंदू होने की संस्कार की विधियां होती हैं, उसको अगर नरेंद्र मोदी और उनके लोग नहीं माने, तो इसका मतलब वो परिवार कौन सा है, उनका परिवार कहाँ है, वो परिवार क्यों नहीं है। इस बात को हिंदू वाली बात से जोड़ने की बजाय, क्योंकि फिर तो पोल खुल जाती है ना कि उन्होंने तो हमें हिंदू ही होने पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें पूरी राजनीति की है। तो पूरे उस बयान पर चले गए कि परिवार उनका नहीं है तो 140 करोड़ परिवार मेरा, मैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। तो एक तो ये बात देखिए लालू जी की है कि पूरे देश में उनके बयान की अहमियत कितनी बड़ी है। और नहीं, ये आपको लगता पूरे है कि
लालू यादव को अभी भी एक बड़ा, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ी चुनौती है अभी भी। आपको लगता है बीजेपी चुनौती मान रही है, बड़ी चुनौती मान ये रही है? ये तो बीजेपी के व्यवहार से दिख रहा है, इसे हमें मानने ना मानने की बात नहीं। लालू जी के बयान पर रिएक्ट करना, पैन इंडिया रिएक्ट करना, बिहार में जैसे बिहार के नेता सब लिखते हैं ना कि नहीं मैं भी मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, तो लगता है कि लालू जी के बयान का असर बिहार की राजनीति पे है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय राजनीति पर उस बयान का असर हो, इसका मतलब लालू जी का कद बीजेपी के सामने एक चुनौती तो बना हुआ है। दूसरी बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि आपने हमारा विश्वास लूटा, हमारी सरकार को तोड़ा या गठबंधन को फिर से तोड़ा, हम जनता के बीच चले गए और जनता के बीच विश्वास जीत करके वापस लौटे। तो वो विश्वास, अच्छा क्यों लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी की रैली में कुर्सी खाली, और यहाँ तो गांधी मैदान पूरा भरा था, बाहर पड़ा पड़ा हुआ था। नेता तो जनता बनाती है ना, जनता अगर तेजस्वी को नेता बना रही है तो ये बात तो साफ दिख रही है, और इससे बेचैन बीजेपी है, वो भी उसका सामने दिख रहा है, तो व्यवहार सामने दिख रहा है। देखिए, परिवारवाद की बात की है, नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि बिहार से युवाओं का पलायन क्यों हुआ? हमें ये समझना होगा, बिहार से युवाओं का पलायन क्यों हुआ? जंगल राज वालों का जब शासन था, इसलिए बिहार से युवा पलायन कर गए, बिहार में उन्हें रोजगार नहीं मिली, बिहार में उन्हें नौकरियाँ नहीं दे पाई ये। तो अपनी विफलताओं को भी तो बताना पड़ेगा ना लालू यादव को, क्योंकि 15 साल के शासनकाल में कहाँ युवाओं को रोजगार दिया, कहाँ नौकरी दी? अब देखिए, अब इसका इसका साफ जवाब ये है, जहां उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 6 साल 7 साल हो गया इनकी सरकार है, नौकरी के नाम पर एक उपलब्धि 7 साल की नहीं है, कोई एक उपलब्धि जो गिना दे यूपी सरकार बीजेपी की। और पेपर लीक इतना हुआ, नौकरी वैकेंसी इतनी खराब हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण का इतना बड़ा घोटाला हुआ कि मुख्यमंत्री ने मान लिया। 6800 विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, रोज लाठी मार रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं। पेपर होने गया, 60,000 लोगों का पेपर, 60 लाख लोग देने गए, पेपर लीक, पेपर कैंसिल पुलिस भर्ती का। उसके बाद आरओ एआरओ का पेपर लीक, पेपर कैंसिल। उसके बाद 10वीं 12वीं के एग्जाम का पेपर लीक, पेपर क्या हो रहा है? तो जहां उनकी सरकार है उनको भी दिखाना चाहिए। पहले की सरकारों ने, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, उन्होंने इतना रोजगार दिया कि उससे पूरे यूपी की डेमोग्राफी बदल गई। उसी तरह से रोजगार देने के सवाल पर जो नीतीश कुमार कहते थे कि पैसवा कहां से लाएगा, जो कह रहा है एक एक बार में 10 लाख नौकरी देंगे, अपने बाप के यहां से लाएगा या जलवा से लाएगा। जैसे ही गठबंधन का समीकरण बदला, तेजस्वी उसमें शामिल हुए, आरजेडी और महागठबंधन शामिल हुआ, उसने 5 लाख लगभग नौकरी दे दी। तो ये तो आपके सामने दिख रहा है, बहुत पीछे छोड़िए जंगल राज, ये तो गाना गाने के लिए है। असली जंगल राज क्या होता है, उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे देश में इस समय जो दिल्ली की सरकार चला रही है, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में लोकतंत्र लूट लिया जाए, वो कौन सा राज है? दलित पिछड़े आदिवासियों के रोज अत्याचार बलात्कार, वो कौन सा राज है? अपराधी बलात्कारी सब बीजेपी में शामिल, भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में शामिल, ये कौन सा राज है? इसलिए बीजेपी के पास तो ये नैतिक बल भी नहीं है, नहीं, आप केवल ये भ्रष्टाचार बात। आप भ्रष्टाचार की बात करें तो ईडी सीबीआई फिर वहां क्यों नहीं जाती है? भाई उनके खिलाफ कहाँ कोई सबूत जाएगी? नहीं है। बीजेपी आप ज्वाइन कर लेंगे तो जिसके घर का जो है पालतू चीज कोई होती है तो घर के लोगों पे नहीं भोगता है, इसलिए जो बाहर से आएगा फिर वो जब घर का सदस्य बन जाएगा तो उस पर भी नहीं भोगेगा। तो मैं एक बस प्रतीक ले रहा हूँ भाषा का, इसे अन्यथा न लिया जाए। कहने का मतलब ये कि तो रिकॉर्ड बता रहा है ना कि ईडी सीबीआई किसके घर की। अच्छा, अजीत पवार महाराष्ट्र में जब से बीजेपी के साथ शामिल हुए, एक भी रेड अजीत पवार के घर पड़ी? जब से ये जो है शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण, ये सारे लोग जो है, नारायण राणे, ये सारे लोगों पर एक भी रेड, ये तो आंकड़े बताते हैं। और बीजेपी में आप शामिल हो जाइए तो आपके घर पे ना बुलडोजर चलेगा, ना आप जेल जाएंगे, ना आपके ऊपर ईडी सीबीआई होगी। तो यह नौकरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, नरेंद्र मोदी की सरकार को ये बताना चाहिए कि केंद्र में तो आपकी भी 10 साल सरकार रही, केंद्र की कौन सी योजना बिहार के लाभ को मिली। और बिहार में मोदी सरकार, मोदी जी ने 15 में क्या वादा किया था, 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये दे दूं, वो दे दूं, वो दे दूं, कितना मिला? रिकॉर्ड बताना चाहिए। बड़े नेता कैसे होते हैं? बड़े नेता वो होते हैं जिनको 15 साल पहले के शासन भी आपको डराते हैं, इसलिए बार बार आप उनका अतीत याद करते हैं। जबकि बड़ा नेता वो होना चाहिए कि छोड़ दे कौन क्या किया, वो जंगल राज किया तो जनता उसके लिए हिसाब करेगी। 10 साल आपने राज किया, तो बड़ा नेता होने की शर्त यह है आप अपनी उपलब्धि गिनाएं,
आप बताएं कि बिहार में कितना रोजगार केंद्र सरकार की तरफ से, कितनी स्कीम, कितनी योजनाएं, कितना चीजें। आप तो बिहार को वो रोज मांगते थे नीतीश जी की विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, तो आज तो दोनों एक साथ हो गए। इसी चुनाव में घोषणा कर देते विशेष राज्य का दर्जा। बिहार ने कहा जाति जनगणना कराई, अमित शाह के क्रेडिट ले रहे हैं, पूरे देश में क्यों नहीं कराया, यूपी में क्यों नहीं कराया, पड़ोसी राज्य। इसलिए ये सवाल सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी से पड़ता है, आप अपना हिसाब कब देंगे, ये मेरा सवाल है सीधा। नहीं, आपको लगता है नरेंद्र मोदी जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी, आपने कहा कि उन्हें अपना हिसाब देना चाहिए, उन्होंने क्या किया है, उन्हें अपना हिसाब देना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है उनको हिसाब देना ही चाहिए। लेकिन परिवारवाद की बात करें या तमाम जिन मुद्दों की बात करें, अब तो वो बिहार हमेशा आएँगे, लगातार आएँगे, तो अमित शाह भी आने वाले हैं, 3 बार नरेंद्र मोदी का दौरा हो गया है और वो कह भी रहे हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। तो इसमें कहीं न हाँ, कहीं तो आरजेडी को काफ़ी दिक्कत होगी ना, ये पार्टियाँ जो है, देखिए विपक्षी पार्टियाँ कांग्रेस। जो राजनीति करता है ना, उसको इन दिक्कतों के बारे में पता होता है, वो लड़ता है। तेजस्वी यादव ने जब सदन में खड़ा होके कहा कि आप सबको एकजुट कर रहे थे, मोदी जी को रोकना है, आप तो चले गए उन्हीं के साथ, तो अब आपका भतीजा रोकने के लिए काम करेगा। उन्हें भी पता है कि इसकी दिक्कतें क्या आएँगी। हुँ, लेकिन 2020 का चुनाव का इम्तिहान तो तेजस्वी ने दे दिया है। कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद, कितने हेलीकॉप्टर एक तरफ से बिहार में उड़ रहे थे और एक अकेला व्यक्ति इतना भारी हो गया कि अगर कुछ सीटों का घपला न होता, 12,000 मात्र वोटों का अंतर न होता, तो लोकतंत्र अगर कायदे से जिंदा होता तो वो तो इम्तिहान तेजस्वी ने दे दिया कि आप तो भाई सब लोग थे, तो फिर से दे देंगे। फिर से नीतीश कुमार, मोदी जी सब एकजुट हो गए, बार-बार आएंगे, अमित शाह आएंगे, सब कुछ होगा। केवल नेताओं के नाम और जुमले और गारंटी के झूठ के बीच चुनाव नहीं होता। माना कि टीवी उनके पास है, माना कि व्हाट्सएप मैसेज उनके जाएँगे, माना कि धर्म की राजनीति के नाम पर इमोशनल वो करेंगे, माना कि तमाम जातियों को साधने की कोशिश करेंगे, सबको भारत रत्न देना, ये मंत्री, वो मंत्री। सबके बावजूद जनता लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है, कम से कम जनता को दिखेगा कि बिहार को मिल क्या रहा है और इस पे आपको गिनाने के लिए कुछ भी नहीं। नहीं, लंबे सरकार समय भी के बाद मोदी मोदी जी लंबे समय के बाद आ रहे हैं, 2022 में आए थे बिहार, उसके बाद अब हाँ, आ रहे हैं। इसी 2022 में आए थे, इसीलिए आए थे कि मोदी जी को लगता है कि जहाँ उनकी सरकार नहीं है, वहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए यूपी में रोज़ घूमते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं। पंजाब कब गए? उसके बाद अब जो दक्षिण भारत में कब जा रहे हैं? दक्षिण भारत तो पूरा साफ है, कितना जाते हैं। बिहार को लेकर के देखिए सबसे बड़ी चुनौती आलोक जी, बिहार एक विमर्श सेट करता है, नैरेटिव सेट करता है। बाकी जगहों पर राजनीति हो सकता है सीटों, गुणा-गणित, चुनाव के जीत-हार की होती होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश, मैं दोनों को जोड़ूँगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति भले ही विपक्ष के लिहाज से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी इन 2 राज्यों की अहमियत ये है कि वो नैरेटिव सेट करता है और बीजेपी के नैरेटिव को सबसे ज़्यादा वो बेचैन करता है। जैसे जातीय जनगणना, आप इसमें जवाब ही नहीं दे पाएँगे। आप इसमें बार-बार सदन में खड़े होके कहेंगे मैं सबसे बड़ा ओबीसी, तो तुरंत सवाल आएगा ओबीसी के लिए किया क्या? ओबीसी की जाति जनगणना, ये बिहार कर रहा है। नौकरी, रोजगार, आपसे तुरंत लोग पूछेंगे, "हे भैया आप भी तो 14 में बोले थे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, तो 24 में गिना दीजिए कि 20 करोड़ कहाँ नौकरी दिए?" अब ये नैरेटिव सेट करना होता है। बिहार अपनी पिच पर खड़ा है। तेजस्वी महागठबंधन की सरकार उसने अपनी पिच पर बीजेपी को खींच लिया है। इसीलिए बिहार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वो केवल मामला जीत-हार का नहीं है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाए। बीजेपी इससे डरती है कि लालू यादव कौन-सा नैरेटिव सेट कर दे रहे हैं भाई। वो तो हमें हिंदू ही होने पर सवाल खड़ा कर दिए और मान लो अगर हिंदू ही होने पर लोग पूछने लगे, गाँव में चर्चा होने लगी, हाँ भाई सही कह रहे हैं, माता जी के गुजरने पर बाल मुड़वाया ही नहीं। अच्छा अभी लालू जी का बयान आ रहा था कि वो तो कह रहे हैं जितना लोग लिख रहा है मैं भी मोदी का परिवार, तो सब काहे नहीं मुंडन कराया? योगी आदित्यनाथ ने पिता के मरने पर क्यों नहीं कराया? अच्छा, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं वो तो साधु हो गए, वो तो योगी हो गए, अब उनका परिवार नहीं होता। तो परिवार नहीं होता तो योगी होके ये बयान कोई कैसे दे सकता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, गर्व है इसमें क्योंकि इसी में भगवान राम भी पैदा हुए थे। ये योगी जाति बता रहा है, तो जाति बता ले और योगी अपने हिंदू होने के संस्कार को न माने। तो ये नैरेटिव सेट करना जो बिहार का है, ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए बीजेपी बिहार को जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। भारत रत्न देना हो, गठबंधन तोड़ना हो, लोगों को अपने में मिला लेना हो, विधायक तोड़ना हो और उसके बाद 12,000 वोटों से चुनाव जीत लेना हो। तो ये सब कुछ होगा और आने वाले दिनों में बिहार में ये सारी चीजें तेज होती जाएंगी।
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस विशेष चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तेजस्वी यादव एक तरफ जहाँ जनता का जनमत ले रहे हैं, जनमत लेकर क्या वो आने वाले समय में भारी पड़ेंगे बीजेपी पर, क्योंकि एनडीए भी छल तो करेगी, बल का भी उपयोग होगा और धन-बल का उपयोग तो खैर सभी करते हैं। देखना होगा इस चुनावी रंजिश में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।